Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse News Analysis. Today is 25th May 2023 and we are going to discuss important news and articles from the Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज 19 अपोजिशन पार्टीज टू बॉयकॉट पार्लियामेंट इनॉग्रेशन बाय एमपी. नाउ वी ऑल नो दैट कि हमारी जो न्यू पार्लियामेंट है उसका यहाँ पे इवेंट होने वाला है. 28 मई को उसका इनॉग्रेशन होने वाला है. ठीक है, और इसका इनॉग्रेशन कौन कर रहे हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी. बट यहाँ पर क्या है कि जो अपोजिशन पार्टी है दे आर अपोजिंग, वो इसका अपोज कर रहे हैं कि यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है वो इस पार्लियामेंट का क्या करें, इनॉग्रेशन ना करें. इनकी प्लेस पर जो हमारे प्रेसिडेंट होने चाहिए उनका यहाँ पर क्या होना चाहिए, राइट होनी चाहिए कि वो क्या करें, यहाँ पे जो हमारी पार्लियामेंट है उसका इनॉग्रेशन करें. तो आप देखेंगे साइड लाइनिंग द प्रेसिडेंट नॉट ओनली ग्रेव इंसल्ट बट ऑल्सो डायरेक्ट असॉल्ट ऑन डेमोक्रेसी. तो यहाँ पर जो वेरियस अपोजिशन पार्टी हैं, आपको इनसे रिलेटेड कुछ भी ऐसी चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है. सिर्फ अपोजिशन पार्टीज हैं वो क्या कर रही हैं, यहाँ पर टोटली यहाँ पे क्या कर रही हैं, अपोज कर रही हैं कि जो इनॉग्रेशन होना चाहिए वो प्रेसिडेंट के द्वारा होना चाहिए, ना कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा होना चाहिए. ओके, अब हम न्यू पार्लियामेंट जो बिल्डिंग है उसके बारे में देख सकते हैं. आपकी जो पिक्चर है ये न्यू पार्लियामेंट जो बिल्डिंग है उसकी यहाँ पे पिक्चर है, देख सकते हैं. इससे पहले आपने देखा होगा जो हमारा ओल्ड पार्लियामेंट था उसका स्ट्रक्चर कैसा था, वो सर्कुलर पाथ में था. आपने देखा होगा वो कैसा था, सर्कुलर पाथ में था. और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी था, वो सर्कुलर पाथ ही किससे बना था? ये आपका जो कॉलोनियल ब्रिटिश रूल था तब ये हमारी जो न्यू ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो वहां पर बनी थी. ओके, अब जो हमारी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है इसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना. आप ये देखेंगे थोड़ा ये आपको यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप में दिखेगा, है ना. इसका जो शेप है थोड़ा ये तिकोना शेप है, ट्रायंगुलर शेप है, ना कि सर्कुलर पाथ है. ओके, अब ये जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है इसमें यहाँ पे कुछ चेंजेस भी किए गए हैं. क्या क्या कि इसकी जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज किया गया है. तो ये आपके लिए बहुत बड़ा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, फैक्ट्स आ जाते हैं, तो आपको यहाँ पे याद रखने. जो लोकसभा की सीट है उसको 888 कर दिया है. करंटली यहाँ पर 552 जो हमारे मेंबर्स हैं न्यू पार्लियामेंट ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग में 552 मेंबर्स आ सकते हैं. बट जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज किया गया है. इवन जो राज्यसभा है उसकी भी सीट्स को यहाँ पर क्या किया गया है, इंक्रीज किया गया है. ज्वाइंट सिटिंग के लिए यहाँ पर कोई भी एक आपका जो हॉल होता है वो यहाँ पर नहीं है. बट लोकसभा का जो हॉल है वो ही इतना बड़ा है कि वहां पर मतलब कि 1272 जो पीपल है वो एक साथ वहां पर अकोमोडेट हो सकते हैं. ओके, टोटल एरिया आप देख सकते हैं यहाँ पर 64,500 स्क्वायर किलोमीटर पर यहाँ पर है. अब देखिए क्वेश्चन ये उठता है कि न्यू पार्लियामेंट ये जो बिल्डिंग थी ये किस प्रोजेक्ट के अंडर आई थी? आपका जो आपका सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट था. आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है तो हमारा सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट था जिसमें हम पार्लियामेंट बिल्डिंग और जो आपका इंडिया गेट है इन सारी चीज़ों को बनाने की मतलब कि इनोग्रेट करने की बात की गई थी. ठीक है, तो इसके यहाँ पर कुछ फीचर्स भी देख लेते हैं. फीचर्स से हमने बात कर ली. अब द नेशनल एनवेलप विल क्राउन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग. अब यहाँ पे ये कहा गया कि जो नेशनल एनवेलप है इसको यहाँ पर क्या किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा. एक तरीके से क्राउन की तरफ जो हमारा एनवेलप है नेशनल एनवेलप वो यहाँ पर क्राउन की तरह काम करेगा. ओके, तो ये हमारी होगी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग. नेक्स्ट एक बात करते हैं यहाँ पर लास्ट पेज में आपका एक और आर्टिकल है जिसमें यहाँ पर बात की जा रही है किससे रिलेटेड, कि हम यहाँ पे करेंगे हाउ अ लेटर टू पीएमओ सेट ऑफ सर्च ऑफ सेंगोल. यहाँ पे जो सेंगोल है इसको यहाँ पर सेटअप करने की बात की जा रही है. सेंगोल क्या होता है, जब 1947 में ब्रिटिश ने क्या किया था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने पावर का ट्रांसफर किया था. तो यहाँ पर बात की जा रही थी कि ये जो पावर का ट्रांसफर होता है वो कैसे किया जाए. इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ चीजें होनी चाहिए. तो एक्चुअली ऐसा होता था जो हमारी पहले प्रिंसली स्टेट्स थे, जो डायनेस्टीज वगैरह थी, एम्पायर थे, वहां पर क्या होता था जब भी कोई किंग अपनी जो पावर उसको ट्रांसफर करता था तो एज अ सिंबल वहां पर एक या तो स्टिक प्रोवाइड करते थे या तो उनका जो स्वॉर्ड होता था, उनकी जो तलवार होती थी, तो एज अ पावर वो अपने सक्सेसर को क्या करते थे, यहाँ पर प्रोवाइड करते थे. तो वही जो मतलब ये पूरा रिचुअल है इसी को फिर से यहाँ पर क्या किया जाएगा, सेट किया जाएगा. तो 1947 में जब यहाँ पे पावर ट्रांसफर हुई थी तो हमने क्या किया था, जो हमारी पार्लियामेंट थी वहां पर इस सिंगल को स्टैब्लिश किया था. अब इससे फिर से यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है वहां पर भी अब क्या किया जाएगा, ये जो सिंगल है इसको यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा. जो स्पीकर का ऑफिस है ना, स्पीकर की जहाँ स्पीकर यहाँ पे बैठते हैं उनके साइड पर ही इसको स्टैब्लिश किया जाएगा. इसकी आप पिक्चर देख सकते हैं, ये इस तरह से यहाँ पर आपका ये इसके ऊपर यहाँ पे एक बुल बना हुआ है. तो ये आपका क्या है, सेंगोल है. ठीक है,
तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है कि हमने क्या किया है, पावर को ट्रांसफर कर दिया है। तो पावर को ट्रांसफर करने के लिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसको सेंगोल, ये कहाँ से आया आपका, ये तमिलनाडु से। ओके, तो तमिल मैगजीन तुगलक विच हैड कैरिड डिटेल्स ऑफ द सेरेमनी ऑफ 1947। तो यहाँ पर ये जो पूरा कल्चरल मिनिस्ट्री है, यहाँ पर सेंगोल को ये लीड कर रहा है। इसका इंस्टॉलेशन यहाँ पर होगा पूरा न्यू पार्लियामेंट, जब बिल्डिंग का इनोग्रेशन होगा 28 मई को। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज, हमारे एडिटोरियल सेक्शन में आते हैं। यहाँ पर आपका आ जाता है द मिडिल किंगडम ड्रॉन्स ऑन ईस्ट इंडियाज वेस्ट। ओके, अब यहाँ पे मिडिल किंगडम की बात हो रही है। मिडिल किंगडम आपका यहाँ पे जो गल्फ कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज आपका यहाँ पे सऊदी अरेबिया आ जाता है, यहाँ पे ईरान आ जाता है, आपका येमेन, इराक और इजराइल। यहाँ पे जितनी भी आपकी कंट्रीज हैं, ये आपकी जो गल्फ कंट्रीज हैं, आपका जो वेस्ट है आपका पूरा इंडिया के साइड से, अगर इंडिया इधर है तो ये इंडिया के वेस्ट में अगर हम जब जाते हैं तो हमें क्या मिलती है, हमारी गल्फ कंट्रीज मिलती हैं। अब ये गल्फ कंट्रीज के बीच में हम देखते हैं कि इस रीजन में हमें थोड़ी इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि यहाँ पर दो सेक्ट, मुस्लिम सेक्ट्स में अगर हम बात करते हैं, मेनली ये मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन है, और मुस्लिम से में यहाँ पर क्या होते हैं, दो सेक्ट होते हैं, आप सभी को पता है। पहला होता है आपका शिया और दूसरा होता है सुन्नी। यहाँ पे जो सऊदी अरेबिया है और ईरान, इनके बीच में हमें सबसे ज्यादा कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो ईरान है वो कैसा है, यहाँ पे शिया डोमिनेटेड है। ईरान कैसा है, शिया डोमिनेटेड मुस्लिम सेक्ट है, और सऊदी अरेबिया की बात करते हैं तो ये सुन्नी डोमिनेटेड है। ओके, अब यहाँ पर जो सऊदी अरेबिया है, इसके रिलेशन, यहाँ पर सऊदी अरेबिया के जो रिलेशन है वो किसके साथ यहाँ पर स्ट्रांग है, यूएसए के साथ स्ट्रांग है। और इसी के चलते यहाँ पर यूएसए क्या करता है, सऊदी अरेबिया को आर्म्स एम्यूनिशन यहाँ पे प्रोवाइड करता है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, सारी चीजों को यहाँ पे क्या करता है, प्रोवाइड करता है। और ईरान जब यहाँ पे बात आती है तो ईरान के ऊपर बहुत सारे जो सैंक्शंस लगते हैं तो उस पर सऊदी अरेबिया क्या करता है, बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है यूएस का। ओके, अब सऊदी अरेबिया के रिलेशन किसके साथ हैं, जो सऊदी अरेबिया है उसके साथ रिलेशंस अच्छे हैं, और आपका जो यूएस है उसके रिलेशन किसके साथ अच्छे हैं, इजराइल के भी साथ अच्छे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक तरीके से हम देखते हैं कि एक ग्रुपिंग बनती हुई नजर आ रही है। बट यहाँ पर इसी के चलते ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में कन्फ्लिक्ट रहता है कि ये जो रीजन है, यहाँ पर किसका डोमिनेशन ज्यादा होना चाहिए, किसका यहाँ पर लीडरशिप यहाँ पर किसकी होनी चाहिए। तो एक तरफ ईरान आ जाता है और एक तरफ सऊदी अरेबिया आ जाता है। अब ईरान इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है, ईरान क्या है, यहाँ पर इसके पास, ईरान जो है आपका रिसोर्सफुल कंट्री है, यहाँ पे बहुत ज्यादा रिसोर्स रिच है, रिचनेस ऑफ रिसोर्सेस हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑयल में बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होता है, ऑयल बहुत ज़्यादा जो ईरान है वो एक्सपोर्ट करता है। यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी भी है, यहाँ पर एक तरीके से ईरान का जो है रिसोर्सेज के कारण यहाँ पर बोलबाला रहता है इस रीजन में, किसका, ईरान का। ओके, अब इसी की तरह चलते यहाँ पर जो सऊदी अरेबिया है, बहुत सारे जो प्रॉक्सीज वॉर होते हैं किसी भी कंट्रीज को, मतलब कि अपना यहाँ पे प्रॉक्सी बनाकर, बफर बनाकर ईरान के ऊपर क्या करना, अटैक करना। तो इस तरीके के वॉर यहाँ पर सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में चलते रहते हैं। बट हाल ही फिलहाल में हमने देखा कि सऊदी अरेबिया और ईरान क्या करना चाहते हैं, उनके जो रिलेशन है उसको यहाँ पर नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, और इसी के चलते यहाँ पे क्या हुआ, एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ है इन दोनों के बीच में कि वो क्या करेंगे, सऊदी अरेबिया और ईरान यहाँ पर क्या करेंगे, अपना जो रिलेशन है उसको नॉर्मलाइज करेंगे। अब इसका यहाँ पे जो एग्रीमेंट है, अब किसकी बात आती है कि एग्रीमेंट किसने साइन कराया होगा, क्यों, क्योंकि इस रीजन में हमें सबसे ज्यादा डोमिनेंस किसका देखने को मिलता है, यूएस का देखने मिलता है कि यूएस क्या करता है इस रीजन में, उसका डोमिनेशन ज्यादा हमें देखने को मिलता है। बट ये जो एग्रीमेंट है वो किसने साइन कराया, आप सभी को पता है किसने कराया है, चाइना ने करवाया। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा क्या बढ़ रहा है, कंसर्न बढ़ रहा है, किसके लिए, यूएसए के लिए, इवन इंडिया के लिए भी यहाँ पर क्या है, कंसर्न बन रहा है। अब पहली चीज यहाँ पर जब से हमें क्या देखने को मिलता है, यूएस ने क्या किया है, अपने आप को थोड़ा जो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था एक तरीके से, उससे यहाँ पे पुल आउट कर लिया है। और पुल आउट करते करते मतलब जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था, जैसे कि हमने देखा था अफगानिस्तान से यूएस ने क्या किया था, पुल आउट किया था, उसी तरीके से यहाँ भी क्या हो रहा है, इस रीजन में भी यूएस क्या कर रहा है, अपने आप को धीरे धीरे यहाँ से पुल आउट कर रहा है। और वो कह रहा है कि हमें क्या करना है, इंडो पैसिफिक रीजन में क्या करना है, अपना डोमिनेंस यहाँ पे इंक्रीज करना है। ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन में अपना डोमिनेंस इंक्रीज करना है, और चाइना का ये जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है उसको यहाँ पर काउंटर करना है। ओके, तो जब से यूएस यहाँ पे से पुल आउट कर रहा है तो एक वॉइड सा क्रिएट हो रहा है, और इस वॉइड को यहाँ पर ये जो वॉइड क्रिएट हुआ है इसे कौन फुलफिल कर रहा है, चाइना फुलफिल कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपके दो पॉइंट्स मेनली डिस्कस किए। पहला क्या कि यूएस आ गया आपका, यहाँ से यूएस ने वॉइड क्रिएट किया तो उसको किसने फिल किया,
चाइना ने फिल किया। दूसरा यहाँ पर जो सऊदी अरेबिया है और ईरान है आपका, वो अपने रिलेशंस को क्या कर रहे हैं, नॉर्मलाइज कर रहे हैं। और इसका जो एग्रीमेंट है वो किसने साइन कराया, चाइना ने साइन कराया। तो इट मींस यहाँ पे जो सऊदी अरेबिया एक मैसेज दे रहा है किसको, यूएस के पास इसका एक मैसेज जा रहा है कि सिर्फ हमारे जो रिलेशन है आपके साथ ही नहीं, हम जो हमारा रिलेशन है, बायलैटरल रिलेशन है, उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो यूएस सऊदी अरेबिया एक तरीके से आप किसको यहाँ पर चाइना के साथ आ रहा, और चाइना क्या है, एक तरीके से यूएस का आपको देख सकते हैं इनके बीच में कंफ्लिक्टिंग पार्टनर है। थर्ड अगर हम बात करते हैं, जो वॉइड क्रिएट हुआ है इसको किसने फिल किया, चाइना ने फिल किया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चाइना अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। अब इंडिया के लिए यहाँ पे क्या स्टेक है, इंडिया की जो रिलेशन है इन कंट्रीज के साथ अभी तक हमें क्या देखने को मिलते हैं, बहुत ही अच्छे हमारे रिलेशन से। जो हमारा अरब वर्ल्ड है, इसको हम अरब वर्ल्ड भी कहते हैं, ये जो गल्फ रीजन है आपका, तो इंडिया की जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छे रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमें क्या देखने को मिलता है कि इंडिया में भी क्या है आपका शिया डोमिनेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या शेयर डोमिनेटेड, इसलिए हमारा जो रिलेशन है, हमारा यहाँ पे ऑयल का जो कितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, ऑयल का सारा इंपोर्ट होता है, ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, एनर्जी की हमारे कंसर्न्स हैं। तो इंडिया का स्टेक यहाँ पर इस रीजन में बहुत ज़्यादा है। बट जब से यहाँ पर चाइना आया है तो इंडिया को क्या करने की ज़रूरत है, यहाँ पर चाइना की जो प्रेजेंस है इसको टैकल करने की ज़रूरत है। और जो हमारी पॉलिसी है इस रीजन से रिगार्डिंग, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी इस रीजन से रिगार्डिंग, उसको अभी हम चेंज करने की जरूरत है। तो आप यहाँ पर देखेंगे पर्टिकुलरली इन नेबरिंग वेस्ट एशिया रीजन, वी देयरफॉर नीड टू एक्नॉलेज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस incipient geopolitical shift, watch a development very carefully, realign our strategy अकॉर्डिंगली एंड विगसली, परस्यू आवर नेशनल इंटरेस्ट। ओके, तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, आप हमें देख सकते हैं कि जैसे कि पोटेंशियल फॉर एनर्जी कॉम्प्लीमेंट्री, वर्क टुगेदर मोर इफेक्टिवली टू सिक्योर द रीजन, इंटर बायलैटरल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सजेस्ट इंडिया सऊदी पार्टनरशिप फॉर द बिल्डिंग सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हमारी जो पॉलिसी है उसको यहाँ पर चेंज करने की जरूरत है। ओके, तो इसमें देखिए अब इसमें यही आ रहा है कि जो मिडिल किंगडम है, अभी इसी के चलते यहाँ पे 32nd अरब लीग समिट हुई थी, और उस लीग में अब बात चल रही है कि एक्चुअली यहाँ पर कोई लीडर नहीं है। ये जो अरब लीग है ना, इसमें कोई एक लीडर नहीं है, और इस लीडर, यहाँ का लीडर कौन होगा, तो इसी की एक तरीके से डिमांड चल रही है कि लीडर कौन है। तो सऊदी अरेबिया अपने आप को यहाँ पर प्रोजेक्ट करता है कि हम क्या होंगे, यहाँ के लीडर होंगे। क्यों होंगे लीडर, वहाँ पे कुछ इसके एडवांटेजेस हैं। आप देखेंगे कि उसका जो इकोनॉमिक हेफ्ट है उसमें बहुत ज़्यादा जीडीपी में, उसमें आप देखेंगे 2022 में 8.7% यहाँ पे ग्रो हुई है किसकी, जो आपकी देखते हैं कि सऊदी अरेबिया की जो आपकी इकॉनमी है। इवन यूएई से भी, यहाँ पर यूएई सेकंड प्लेस पर आता है। अगर आप अरब वर्ल्ड की बात करेंगे तो सऊदी अरेबिया की जो इकॉनमी है वो ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू यूएई। ओके, यहाँ पर लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है आपका सऊदी अरेबिया। सऊदी ऑयल इनकम ग्रू बाय 51% टू रीच द रिकॉर्ड 228 बिलियन। सऊदी अरेबिया का जो ऑयल का एक्सपोर्ट है, इनकम है, वो यहाँ पर 51% क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ओपेक एंड ओपेक प्लस कंट्रीज से यहाँ पर दोनों के साथ यहाँ पर क्या है, एक तरीके से अलग है, बट स्टिल यहाँ पर जो सऊदी अरेबिया है, जो उसका ऑयल इनकम है उसमें यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्या है, हाई वॉलेटिलिटी ओनली द ग्लोबल ऑयल मार्केट फेसिंग हाई वॉलेटिलिटी ओनली सऊदी आर मैको द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल कंपनी हैज एडिक्वेट स्पेयर कैपेसिटी। अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमारा ग्लोबल ऑयल मार्केट है वहाँ पे हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। ओके, बट सऊदी अरेबिया की जो आपकी एक लार्जेस्ट ऑयल कंपनी है जिसका नाम क्या है, एरमैको, वहाँ पर उसमें उसके पास सिर्फ इतना एडिक्वेट यहाँ पे कैपेसिटी है कि वो क्या कर रहे हैं, स्पेयर ऑयल उनके पास यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो रीजनल रिकंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, गो टू डेस्टिनेशन की बात हो रही है, तो हर एक चीज़ में यहाँ पे इस रीजन में अभी जो सऊदी अरेबिया वो अपने आप को ऐसा प्रोजेक्ट कर रहा है कि हम क्या बन सकते हैं इस रीजन का। ये जो अरब लीग है, ये जो अभी समिट अभी हुई थी, 32nd समिट हुई थी, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसका लीडर कौन बन सकता है, सऊदी अरेबिया अपने आप को प्रोजेक्ट करता है कि वो बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो मीटिंग हुई थी इसके बारे में थोड़ी बात की गई कि इस मीटिंग में ये जो लीग हुई थी इसमें कोई भी आपके जो रीजनल इश्यूज थे उस पर फोकस नहीं किया गया। ओके, अरब की लीडरशिप के बारे में बात की जा रही है, इसमें जो रीजनल इश्यूज हैं उस पर फोकस नहीं किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं अरब लीग क्या है। इट इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब कंट्रीज एंड इन नॉर्थ अफ्रीका एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका एंड अरेबिया। ठीक है, तो पहले आप मैप देख लीजिए, यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका अफ्रीका आ जाता है यहाँ पर, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यहाँ पर ये अफ्रीका का क्या है, हॉर्न होता है, और यहाँ से आपके जो अरब वर्ल्ड है ये इनका पूरा
स्टेट है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं 22 मार्च 1945 को उसको क्या किया गया था, फॉर्म किया गया था। इसमें स्टार्टिंग में 6 मेंबर्स थे, कौन कौन, इजिप्ट, किंगडम ऑफ इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरेबिया, सीरिया। तो स्टार्टिंग में 6 थे, उसके बाद धीरे धीरे इस लीग की जो आपकी मेंबरशिप है इसको यहाँ पे एक्सपेंड किया गया और एट प्रेजेंट अगर हम बात करते हैं इसमें 22 टोटल मेंबर्स हैं। ओके, सीरिया के यहाँ पर क्या हुआ था, कुछ दिनों 2011 में सीरिया का जो है पार्टिसिपेशन था उसको यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि सीरिया में क्या हो रहा था, सिविल वॉर हो रहा था और गवर्नमेंट रिप्रेशन के कारण यहाँ पर उसकी कॉन्सिक्वेंसेस के कारण जो सीरिया का पार्टिसिपेशन था अरब लीग से उसको सस्पेंड कर दिया गया। बट अभी हाल फिलहाल में जो हमारी न्यू अरब लीग मीटिंग हुई है, लीग हुई है, इसमें सीरिया को क्या किया, फिर से री इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड सारी चीजें अब क्लियर होंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज टाइज दैट बाइंड। अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वो किसकी विजिट में है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की विजिट में है, ठीक है। यहाँ पर क्या होने वाली थी, सिडनी में क्वाड की मीटिंग होने वाली थी। आप सभी को पता है क्वाड की यहाँ पर समिट होने वाली थी, बट यूएस इसमें नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसकी कुछ यहाँ पर डोमेस्टिक डेब्ट की प्रॉब्लम थी, डोमेस्टिक इकोनॉमिकली प्रॉब्लम थी, जिसके कारण यहाँ पर यूएस यहाँ पर इस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। उन्होंने G7 की जो समिट हुई थी उसी की साइड लाइन में ही क्या किया था, क्वाड का यहाँ पे समिट मतलब कि बायलैटरल मीटिंग की थी। ओके, इसी के चलते जब अगर यूएस यहाँ पर नहीं आता तो जापान के जो मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी क्या कहा कि हम भी यहाँ पर इस मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे। ओके, अब यहाँ पर यूएस और जापान ने क्या किया, इस मीटिंग को अटेंड नहीं किया, समिट को अटेंड नहीं किया। बट इसी के चलते यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की क्या हो गई, एक बायलैटरल मीटिंग हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 3 days विजिट टू ऑस्ट्रेलिया दिस वीक कोइंसाइड विद द ईयर सिंस लेबर पार्टी लीडर एंथोनी एल्बनीज वॉज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर बहुत मतलब कि आपको तीन दिन की मीटिंग थी और हमें बहुत दिनों बाद ही क्या देखने को मिलता है कि हमारी जो ऑस्ट्रेलिया के साथ है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की एक बायलैटरल मीटिंग हुई है। ओके, अब इस मीटिंग में क्या क्या चीजों, किन किन चीजों पर बात की गई है उसके बारे में हम मेनली फोकस करते हैं। तो अनाउंसमेंट की बात करते हैं, मोदी एल्बनीज मीट इंक्लूडेड ओपनिंग एंड ऑस्ट्रेलियन कंसल्टेंट इन बेंगलुरु एंड इंडियन कंसल्टेंट इन ब्रिस्बेन। यहाँ पर कंसल्टेंट की बात हो रही है कि हम क्या करेंगे, ऑस्ट्रेलिया का जो कंसुलेट है वो बेंगलुरु में ओपन किया जाएगा और इंडिया का जो कंसुलेट है वो ब्रिस्बेन में ओपन किया जाएगा। जो माइग्रेशन एग्रीमेंट यहाँ पर साइन हुआ किसके बीच में, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी में, फाइनलाइजेशन ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स। यहाँ पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स है उसका यहाँ पे एग्रीमेंट, यहाँ पे उसके जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे उसको यहाँ पे फाइनलाइज किया गया। सिक्योरिटी टाइज डिफेंस में यहाँ पे कॉपरेशन ऑन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट एरियाज थे यहाँ पर एक तरीके से हमें क्या देखने को मिलता है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर बायलैटरल जो मीटिंग हुई है इसमें ये सारी चीजों को अनाउंस किया गया है। ओके, हम यहाँ पे देखते हैं कि कई बार क्या होता है, जो इंडियन ओरिजिन कम्युनिटी होती है उन्हें ओवरशैडो कर दिया जाता है, कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। तो इस चीज को भी यहाँ पे फोकस किया गया है कि इवन चाहे ऑस्ट्रेलिया से लोग यहाँ पर इंडिया में आते हों और इंडिया जो ओरिजिन पीपल हैं वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हों तो उन्हें ओवरशैडो ना किया जाए, वहां पर मतलब जो उनकी राइट्स हैं, मतलब जो चीजें उनको मिलनी चाहिए वो उन्हें प्रोवाइड किया जाए। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। तो इसमें बस लास्ट में यही कहा गया है कि देखिए, वाइल द ग्रोइंग इंसिडेंसेस मे बी कॉज फॉर वरी, it is by no means clear that giving them centric during such visit in conducive to strength of the common understanding between both countries or is the best interest of the 3Ds Mr. Modi said bind the two countries today। यहाँ पर मिस्टर मोदी जी का, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, उनका फॉर्मूला है 3Ds। देखिए यहाँ पे जो 3Ds ये एक्रोनिम्स आते हैं, आप इसको यहाँ पे एक तरह किसी कॉपी में कहीं भी साइड नोट्स में लिख सकते हैं, ये आप अपने आंसर में क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। अभी 3Ds क्या है, डेमोक्रेसी, डायस्पोरा एंड दोस्ती, है ना। हमें यहाँ पे क्या करना है, डेमोक्रेसी को प्रमोट करना है, हमारा ये जो डायस्पोरा है इसको भी इंक्लूड करना है और यही क्या बना के रखेगा, हमारी जो फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, उसको और ज्यादा मजबूत करेगा। ओके, आई होप यहाँ पे क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज, इट इज रिलेटेड टू फंडामेंटल वैल्यू ऑफ द रुपीज। तो यहाँ पे किसकी बात की गई, डीमोनेटाइजेशन की बात की गई, ठीक है। तो डीमोनेटाइजेशन के यहाँ पे क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं उसी के बारे में बात की गई। अब देखिए, जब करेंसी यहाँ पर डीमोनेटाइजेशन होता है, डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि मार्केट से जो करेंसी है ना, मार्केट में यहाँ पे जो करेंसी है तो उसमें एक्सचेंज किया गया है या तो उसे पुल आउट कर लिया गया, एक तरीके से उसको चेंज किया गया है ना।
तो यहाँ पे एक्सचेंज किया गया, उसे हम डिमोनेटाइजेशन बोलते हैं। ये कब हुआ था आप सभी को पता है, 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जिसमें यहाँ पर 500 और 1000 की जो रुपीस की जो नोट्स थी उसे यहाँ पर बंद कर दिया गया था, उसे एक्सचेंज कराया गया था, जिसके कारण हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिली। जो हमारी इकोनॉमी है उसमें हमें बहुत ज़्यादा रिपरकशन देखने को मिलता है, ठीक है। इकोनॉमी में हमें थोड़ी चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर से वही चीज़ हो रही है, यहाँ पे 2000 के भी जो नोट्स थे उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। बट हमें पता था कि ये बहुत बड़ी करेंसी है। 2000 नोट की जो करेंसी होती है, ये नोट होती है, बहुत बड़ी होती है। अगर हम किसी भी पर्सन को 2000 की नोट देते हैं तो उसमें हमें एक्सचेंज के क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं। बट ये किसके लिए ऐसा ही हो सकता है कि आपके जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, है ना, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनके लिए ये यहाँ पर ठीक हो सकता है। बट अगर हम छोटे लेवल पर देखें, माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर देखते हैं, तो वहाँ पे ये जो करेंसीज हैं ये इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रखती हैं। अब ये आरबीआई को भी पता था, बट उस टाइम पर आरबीआई ने इन सारी चीज़ों पर फोकस नहीं किया। तो एक तरीके से ये क्या आपका पुअर जजमेंट है, क्या है आपका फाइनेंशियल सिस्टम में यहाँ पर पुअर जजमेंट है। अब डिमोनेटाइजेशन के यहाँ पे क्या क्या इफेक्ट होते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो एक मार्केट में आपका जो होता है, इवन पब्लिक में एक पैनिक क्रिएट होता है। सबसे पहले क्या होता है, पैनिक क्रिएट होता है। दूसरा यहाँ पे जो आपकी इकोनॉमी होती है, यहाँ पे जो स्टेबिलिटी होती है वो यहाँ पर क्या होती है, मतलब इकोनॉमी में यहाँ पर इनस्टेबिलिटी हमें यहाँ पर फेस करनी पड़ती है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट में हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, कमी देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं डिमोनेटाइजेशन के लिए। अब आरबीआई का अगर हम बात करते हैं, आरबीआई का मेन काम क्या है कि इन्फ्लेशन को यहाँ पर टारगेट करना, इन्फ्लेशन को क्या करना, यहाँ पर टारगेट करना। बट हम लास्ट 14 क्वार्टर से देख रहे हैं जो इन्फ्लेशन रेट यहाँ पे जो आइडियल रेट होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 4% होना चाहिए। बट आरबीआई क्या हो रहा है, इसको फेल होता हुआ नजर आ रहा है, मतलब कि आरबीआई इसको अचीव करने में यहाँ पर फेल होते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पर सर क्या हो रहा है, देखिए हम देखते हैं कि 2016 द गवर्नमेंट amended the RBI Act of 1933 to redefine monetary policy as the control of inflation। तो यहाँ पर 1993 को 2016 का जो मतलब RBI Act 1993 है उसे अमेंड किया गया था 2016 में, जिसमें यहाँ पे RBI का जो रीडिफाइन किया गया था मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मेनली यहाँ पे कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन। बट यहाँ पर जो टारगेट इन्फ्लेशन रेट को आपको जो टारगेट किया जाता है कि 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 14 क्वार्टर से इन अ रो, मतलब कि हम ये भी नहीं देख रहे कि बीच में यहाँ पे कोई चीज़ें देखने को मिली कि हमें 4% देखने को मिला है। हमें यहाँ पे कंटिन्यूसली क्या देखने को मिल रहा है 14 क्वार्टर से कि इन्फ्लेशन रेट यहाँ पे 4% नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पे क्या है, गलत इंप्रेशन पड़ रहा है कि हमें जो कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन होना चाहिए, आरबीआई का मेन टारगेट होना चाहिए, ना कि करेंसीज को यहाँ पर एक्सचेंज करना, ये सारी चीज़ें। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ। ओके, यहाँ पर अभी क्या चल रहा है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ चल रहा है, और इसमें ये बताया जा रहा है कि हम किस तरीके से हमारी जो एंग्जाइटी है उससे डील कर सकते हैं। एंग्जाइटी यहाँ पे मेंटल हेल्थ है। अगर हम जब भी मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो हम यहाँ पे जो अदर फिजिकल हेल्थ है, अगर आपको कोई डिसीज़ है, कोई बीमारी है, उसके बारे में तो हम खुले तरीके से बात करते हैं, ओपनली इसके बारे में बात करते हैं। बट जब भी मेंटल हेल्थ की बात आती है तो उसको हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। कई हम बहुत बार देखते हैं कि हमारा जो कॉन्शियस है अदर पीपल का जो इंक्रीज हो रहा है फिजिकल वेलबींग के लिए, बट जो मेंटल हेल्थ है, ये जो मेंटल हेल्थ का जब भी मैटर आता है तो इसे फुली इग्नोर किया जाता है, क्योंकि इससे क्या आपका एक टैबू यहाँ पे अटैच होता है, सोसाइटल यहाँ पे एक टैबू अटैच होता है कि मेंटल हेल्थ यहाँ पे ऐसे कोई चीज़ नहीं होती, मेंटल हेल्थ मतलब आप पागल, ऐसा यहाँ पे प्रोजेक्ट किया जाता है। इसलिए लोग अगर यहाँ पे परेशान होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, एंग्जाइटी होती है, तो वो अपने आप को यहाँ पे डिप्रेशन में होते हैं तो वो शो नहीं करते हैं, ओके, इसी टैबू के कारण। बट यहाँ पर हमें क्या है, ये जो मेंटल हेल्थ है इसके अगेंस्ट में अवेयरनेस फैलानी होगी। और हम अवेयरनेस कैसे फैला सकते हैं, अवेयरनेस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बाय गिविंग दैम नॉलेज। तो इसमें इस आर्टिकल में मेनली बहुत सारी बुक्स के बारे में बात की गई हैं कि हमें ये सारी बुक्स को रीड करना चाहिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जितना ज़्यादा नॉलेज होगा उतना ज़्यादा हम क्या करेंगे, जो हमारी मेंटल हेल्थ है उसको यहाँ पर मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं। और इम्प्रूव करने के साथ साथ हम लोगों में अवेयरनेस क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। जब तक लोगों के पास यहाँ पर नॉलेज नहीं होगा, नॉलेज नहीं है, इसी के कारण लोग यहाँ पर अवेयर नहीं हैं। अब देखिए नॉलेज का इससे क्या रिलेशन है मेंटल हेल्थ से। अगर आपको पता होगा व्हाट इज डिप्रेशन,
अगर आपको पता है जैसे कि आपको हार्ट की यहाँ पे डिसीज होती है कि हमें यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि हमें फैटी चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, हमें यहाँ पे जंक फूड ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, इससे क्या होता है आपकी बॉडी में फैट इंक्रीज होता है। तो ये एक तरीके से आपका नॉलेज है ना कि जंक फूड अगर हम खाएंगे तो उसमें फैट होता है, और फैट अगर हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो ये हमारी बॉडी के लिए क्या है, हमारी जो वेन्स है उसको ब्लॉक करता है, हमारी आर्टरीज को यहाँ पे ब्लॉक करता है, ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ पे क्या होता है, ब्लड का जो फ्लो होता है उसमें यहाँ पे रुकावट आती है, हिंड्रेंस आती है, जिसके कारण आपको यहाँ पे हार्ट अटैक जैसी बीमारियां होती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपका एक नॉलेज है, आपने इसको जब पढ़ा तब आपको इसके बारे में पता चला। अदरवाइज कुछ लोगों को जैसे कि पता हार्ट अटैक का अगर नाम सुनते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई शॉक लगा हो। यहाँ पे शॉक तो ठीक है वो लगता ही है, उसका भी इम्पैक्ट होता है, बट इनडायरेक्टली ये हमारी जो डाइट होती है, हमारा जो हम फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते हैं उनके कारण, जो हमारा फूड होता है इसके कारण मेनली ये इम्पैक्ट करता है हमारा हार्ट अटैक। ओके तो ये हार्ट अटैक का हमने यहाँ पे मतलब कि हमें क्या है, इस चीज़ का नॉलेज है, हमने इसके बारे में पढ़ा, हमने इसके बारे में नॉलेज गेन किया, तभी हमें पता चला कि हार्ट अटैक कैसे होता है। ओके ठीक है, अब हमें पता चल गया, तब अब हम क्या करेंगे, दूसरे लोगों को बताएंगे, जो हमारे सामने अदर पर्सन है, हम उसको क्या करेंगे, ये चीज़ बताएंगे कि ऐसा ऐसा करने से अगर आप जंक फूड खाते हैं तो आपको ये नहीं खाना चाहिए, इससे ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम एक तरीके से अब वो जो इन्फॉर्मेशन उस पर्सन के पास गया, मे बी वो उसको यहाँ पर उस चीज पर फोकस करे या ना करे, बट वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये चीजें तो आ जाएंगी ना कि हाँ हमें ये चीजें नहीं करनी है, फिर वो क्या करेगा, किसी दूसरे पर्सन को बताएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, जो नॉलेज है वो अवेयरनेस इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर बहुत सारी बुक्स के बारे में बताया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंटल हाइजीन 1843 की ये बुक है। ठीक है, यहाँ पे माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ इन, यहाँ पर एक ये बुक है। तो इसमें वेरियस बुक्स के बारे में बताया गया है कि हम उनको रीड करके क्या कर सकते हैं, जो मेंटल हेल्थ, एंग्जाइटी है, हेल्थ अवेयरनेस से नॉलेज गेन कर सकते हैं और हेल्थ अवेयरनेस को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर और बताया गया कि इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो सुसाइड रेट है आपको बहुत ज़्यादा हाई है। ओके इंडिया में आपको याद रखना कि सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा हाई है, और सबसे ज़्यादा ये क्यों हो रहे हैं, जो लोग यहाँ पे जो मेंटली यहाँ पर क्या करते हैं, एक दूसरे से मतलब मेंटली यहाँ पर क्या होते हैं, खुद से ही लड़ते रहते हैं, फाइट करते रहते हैं। ठीक है, तो इसके कारण हमें जो सुसाइड रेट है इंडिया में इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या, फैमिली का सपोर्ट जरूरी है। ठीक है, आपको इस चीज के बारे में क्या होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम मेंटल हेल्थ से हमें कैसे डील करना है, इससे कैसे हमें कोप अप करना है। ओके तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ से डील कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या है, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर का ये कॉन्सेप्ट कब आता है, आप एक कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा। ठीक है, क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो पहली बात अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर आपका कहीं भी नहीं। सेकंड अगर हम बात करते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है आपका एक केस से आता है, उस केस का नाम आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि देखिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या होता है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी स्पेशली यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो उनको क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पे इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करनी चाहिए। तो देखिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी is a part of basic structure of the constitution, and judicial independence from the executive and the legislature requires the judiciary to have a say in matter of finance। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंस होनी चाहिए जुडिशरी की, एग्जीक्यूटिव से भी और लेजिस्लेचर से भी। अब ये इंडिपेंडेंस हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि उनका जो से होना चाहिए, जो आपकी जुडिशरी है, आपकी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, उनका फाइनेंस में भी यहाँ पर से होना चाहिए, जितने भी फाइनेंस मैटर है उनमें भी उनका बोलबाला होना चाहिए। ओके तो यहाँ पे बात करते हैं किसकी, अब एक्चुअली यहाँ पे क्या हो जाता है कि द इंडिपेंडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी मस्ट ऑल्सो बी इक्वली अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट जजमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जस्टिस प्रीएम्बुलर गोल वुड रिमेन इलीजली। तो यहाँ पर उनके जो केसेस आते हैं, उनकी जो जजमेंट्स आती हैं, वो भी इक्वली आपके लिए यहाँ पे वैल्यू रखनी चाहिए जितनी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की यहाँ पे जजमेंट्स आती हैं। अब हम ये कैसी जो प्रोसेस है उसको कैसे कर सकते हैं, तो एक तरीके से क्या होता है, उनको जो सैलरी दी जाती है, अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये सारे जो प्रोविजंस होने चाहिए कहाँ से आने चाहिए, आपके कॉन्स्टिट्यूशन से आने चाहिए। इसमें यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का कोई भी यहाँ पर से नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर ये सारी चीजें नहीं होंगी, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा,
उनका ट्रांसफर कैसे होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, तभी हम क्या इंश्योर कर सकते हैं, जो जुडिशरी उसकी इंडिपेंडेंस को हम इंश्योर कर सकते हैं। तो देखिए, जुडिशरी मस्ट पोजेस द पावर टू कंपेल पेमेंट ऑफ मनी विथ विच इज नेसेसरी टू कैरी आउट इट्स मैंडेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर क्या है, जुडिशरी के पास पावर होनी चाहिए कि किस तरीके से मनी को कंपेल करना है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑन इंडियाज इनिशिएटिव G20 टू टेक अप इफेक्ट ऑन ग्राफ्ट ऑन वुमेन। अब यहाँ पर G20 का इंडिया का एक इनिशिएटिव है कि G20 में हम क्या करेंगे, ग्राफ्ट ऑन वुमेन, मतलब कि वुमेन जो भ्रष्टाचार होता है, ग्राफ्ट का मतलब यहाँ पर होता है भ्रष्टाचार, ठीक है, इसका हिंदी में मीनिंग होता है आपका भ्रष्टाचार। तो जो भ्रष्टाचार होता है, करप्शन होता है, इसका इम्पैक्ट, इसका जो इफेक्ट होता है वुमेन में कैसा होता है, तो इसी के चलते यहाँ पे इंडिया ने इनिशिएटिव लिया है कि इस टॉपिक को हम G20 में सामने लेकर आएंगे। तो ऑन इंडियाज रिक्वेस्ट G20 वर्किंग ग्रुप ऑन फाइटिंग करप्शन विल डिस्कस हाउ ग्राफ्ट इम्पैक्ट वुमेन। तो यहाँ पर जो G20 की वर्किंग ग्रुप फाइटिंग करप्शन की जो मीटिंग होने वाली है, इस पर यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा कि ग्राफ्ट किस तरीके से वुमेन्स को यहाँ पर इम्पैक्ट करता है। ओके, अब देखिए इससे रिलेटेड यहाँ पे सारी चीजें अभी आएंगी, तो उसको हम फर्दर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडिया सेट टू ट्रिपल स्पीड ऑफ इट्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स। अब यहाँ पे इंडिया क्या है, इंडिया के कुछ फास्टर जो सुपर कंप्यूटर्स है, इसको यहाँ पर फ्रांस से इंपोर्ट किया गया है और इसको यहाँ पे सेटअप किया जाएगा किसमें, हमारे जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वहाँ पर सेटअप किया जाएगा, जो एक तरीके से हमारी स्केल है ना, हमारी जो कैपेसिटी है, स्पीड की जो कैपेसिटी है कंप्यूटर्स की, उसको इंक्रीज कर देगा। तो देखिए, प्रोसेसिंग पावर ऑफ सच अ डिग्री इज कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन रिक्वायर्ड फॉर एक्यूरेट वेदर फोरकास्टिंग। अभी हम वेदर फोरकास्टिंग कर लेते हैं किसकी, 1 महीने की, 2 महीने की। अब अगर हमारी यहाँ पे स्पीड फास्ट होती है, प्रोसेसिंग पावर ज्यादा फास्ट होती है हमारे सुपर कंप्यूटर्स की, तो ये हम क्या कर सकते हैं, हम 1 साल और 2 साल की भी क्या कर सकते हैं, वेदर फोरकास्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि ये जो हम कंप्यूटर्स यहाँ पे इंपोर्ट किए गए हैं, इन्हें फ्रांस से इंपोर्ट किया गया है। ओके, अभी हम बात करते हैं कि इस हमारे करेंटली जो इंडिया के मोस्ट पावरफुल सिविलियन सुपर कंप्यूटर्स हैं, उनका नाम क्या है, प्रत्यायुष एंड मिहिर। तो आपको ये नाम याद रखने, प्रत्यायुष एंड मिहिर, ये आपके यहाँ पे छोटे छोटे फैक्ट्स आते हैं। इनकी कंबाइंड कैपेसिटी देखें तो कितनी है, 6.8 पेटाफ्लॉप्स आर हाउस्ड एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे एंड द नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। तो इन्हें यहाँ पर नोएडा में क्या किया गया, एस्टैब्लिश किया गया है। ओके, यहाँ पे ये स्टॉल है। अब यहाँ पर हमारा क्या, इससे भी फास्टेस्ट यहाँ पे कंप्यूटर आ रहे हैं, इनकी अभी नेमिंग नहीं की गई है, ठीक है, इनकी फर्दर यहाँ पे नेमिंग की जाएगी, इसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज ग्लोबल बॉडी कीप NHRC वेटिंग ओवर पॉलिटिकल मेडलिंग। अब यहाँ पर क्या है, आपका एक UN रिकॉग्नाइज ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन है। तो फॉर द सेकेंड टाइम इन डिकेड्स यहाँ पर क्या है, इन्होंने एक नोटिस, एक जो एग्रीक्रेडिशन होता है, वो नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन का जो इंडिया का कमीशन है, उसे यहाँ पे नोटिस दिया है और कुछ ऑब्जेक्शन साइट्स किए हैं कि यहाँ पर क्या होता है, जब भी यहाँ पर कोई भी चीजें होती हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स का जो वॉल्यूशन होता है, वहाँ पे सबसे ज्यादा बोलबाला किसका रहता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमें बहुत ज्यादा दिखाई देता है, मतलब पॉलिटिकल मेडलिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है। आप यहाँ पर देखेंगे कि इंटरफेरेंस इन अपॉइंटमेंट्स, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट में क्या होती है, इंटरफेरेंस होती है। इन्वॉल्विंग द पुलिस इन प्रोब्स इनटू ह्यूमन राइट वॉल्यूशन, यहाँ पर कोई भी ह्यूमन राइट का जो वॉल्यूशन होता है, इस तरीके की कुछ चीजें होती, तो यहाँ पे हम पुलिस को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। तो द Genhari's letter to the NHRC also cited lack of diversity in staff and leadership and insufficient action to protect marginalized group as a reason for deferment and the aggregation। तो यहाँ पर उन्होंने ये भी साइट किया है कि आप जो आपका ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है इंडिया में, वहाँ पे लैक ऑफ स्टाफ है और वहाँ पे लीडरशिप की भी क्या देखने को मिलती है, हमें कमी देखने को मिलती है, जिसके कारण आप क्या कर पा रहे हैं, जो आपका जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है उसको प्रोटेक्ट करने में आप क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। जो हम बात करते हैं, जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, ये किस बेसिस पे काम करता है, हमारा पेरिस जो प्रिंसिपल है उस बेसिस पे काम करता है। तो यहाँ पर क्या है, पेरिस प्रिंसिपल्स क्या है, इसमें 6 क्राइटेरियाज हैं। क्या क्या 6 क्राइटेरियाज हैं, मैंडेट एंड कॉम्पिटेंस, ऑटोनॉमी फ्रॉम गवर्नमेंट,
डिपेंडेंस गारंटी बाय स्टैट्यूटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, प्लूरलिज्म, एडिक्वेट रिसोर्सेज एंड एडिक्वेट पावर एंड इन्वेस्टिगेशन। तो ये सारी जो पावर्स हैं, ये 6 प्रिंसिपल्स हैं, उस बेसिस पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को वर्क करना चाहिए। बट हमें क्या देखने को मिलता है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में पॉलिटिकल मेडल यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करते हैं, इंडिया में ये 1993 में क्या होता है, हमारा पार्लियामेंट इसको पास करता है। इट हैज़ बीन एग्रीगेटेड एज एन स्टेटस National Human NHRI since the beginning of the aggregation process of 1999, which is retained in 2006, 2011 and 2017 also आफ्टर डिफर्मेशन। तो यहाँ पे टाइम टू टाइम चेंज भी होता गया है आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो बस इसमें यही कहा जा रहा है कि जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वो प्रोटेक्ट, जो मार्जिनलाइज ग्रुप है उनके एक्शन को प्रोटेक्ट करने में क्या हो रहा है, इनसफिशियंट है। यहाँ पे हमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल मेडलिंग ज़्यादा दिखाई देती है। ओके तो आई होप आपको अब यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो देखिए आज इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे, हमने सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।